जेई मेन का एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन मोड पे हैं। अब क्या होता है कि कई सारे चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी कुछ हैं जिनसे मैक्सिमम जेई मेन में पूछा जाता है। कोई भी चैप्टर उठाएं तो ऐसा नहीं कि हर सेक्शन को ही कवर किया जाता है। एक सेक्शन तो ऐसा होता ही है जिससे मैक्सिमम परसेंटेज क्वेश्चन के आते हैं। तो अब चैप्टर वाइज हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि आखिर किस सेक्शन से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और उस सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में एक बार समराइज भी करेंगे ताकि हम जेई मेन में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो देखो, आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो है लिक्विड सॉल्यूशन, और हमें पता है कि लिक्विड सॉल्यूशन कोई कठिन टॉपिक नहीं है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमारी प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें कंसंट्रेशन टर्म्स का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशंस कैसे निकाली जाती हैं उनका आइडिया, और उनमें भी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होते हैं वो कौन से हैं? मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इन टर्म्स का आपस में इंटर कन्वर्जन, इस पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉपिक में यूज में आएंगे। तो भाई लिक्विड सॉल्यूशन में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है ना, अगर हम मार्क करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसा पार्ट है लिक्विड सॉल्यूशन में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और अगर तुम नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चंस अराउंड 65% के आसपास है। मतलब 23, 24 दोनों के ही पेपर्स मैंने देखे। ओवरऑल पेपर में जो लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आए हैं उनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर करता हुआ जो पार्ट है वो लगभग लगभग 65% के क्लोज है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पार्ट। तो अगर हमें डिटेल में स्टडी करना भी है तो इस पार्ट पे अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो हमारा मैक्सिमम चांस होगा कि लिक्विड का क्वेश्चन इससे हमें मिले और वो करेक्ट हो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा देखते हैं जरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इसके अंदर डिटेलिंग है उसके बारे में, और किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिक्विड सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड करेगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और क्वेश्चन इनसे ही अगर देखोगे तो ओवरऑल लगभग 65% के आसपास क्वेश्चन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कवर होता है। तो जरा वन बाय वन देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैसे हम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, वो ट्रिक्स, फार्मूलाज, ठीक है ना, क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं अप्रोच करने की, वो सारी चीजें देखेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो क्या हुई? गिवन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक काम का पॉइंट ये कि जितने भी फार्मूला हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वो सारे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। इसका मतलब इनमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेशन अगर है तभी ये सारे फार्मूला वैलिड है।
अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या चीज है? तो देखो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये है कि मान लो हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है बी, ये एक वोलेटाइल लिक्विड है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए को ऐड कर रहे हैं। वोलेटाइल लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए को ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूट को ऐड करने से पहले इस वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर था पी नॉट। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट। लेकिन जब हमने ये सॉल्यूट है इसमें मिला दिया तो ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है, पी नॉट से घट के आ जाता है पी। अब पी नॉट से घट के आ जाता है पी, तो राउल्ट लॉ से इस पी की वैल्यू तुम बता सकते हो। पी की वैल्यू क्या होगी भाई? अब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, तो मतलब अगर देखें मोल फ्रैक्शन तो पहले था 1, अब मोल फ्रैक्शन ए मिलाने के बाद 1 से कम हो गया है। तो पी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट। पी क्या है? पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, और एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर पी नॉट से कम होके कितना हो गया है? पी। तो अब ये जो डिक्रीज है, डिक्रीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं पी नॉट माइनस पी, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज हो गया है पी नॉट माइनस पी। और इसी डिक्रीज को इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर मेजर करें तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डिक्रीज या रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना? और ये वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर वैल्यू निकालो तो पी नॉट, पी की वैल्यू है पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट और डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो पी नॉट तो कट जाएगा और ऊपर क्या बच रहा है? 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, जिसको हम एक्स सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है? और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में ये जो एक्स सॉल्यूट है इसकी वैल्यू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होगी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में। तो ये हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है? अच्छा, ऐसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मल प्रॉपर्टी निकलेगी कि नॉर्मली अगर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी कितनी आए। लेकिन कई बार एक समस्या होती है ऐसे केस में कि सॉल्यूट हम जो ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल उसके सॉल्यूशन के अंदर वेरी कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि कई बार वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, कई बार वो सॉल्यूशन के अंदर एसोशिएट हो जाता है। तो डिसोशिएट या एसोशिएट होगा तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के वेरी कर जाएंगे अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और इस वजह से ये वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक है ना? तो अगर कोई सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइनली सॉल्यूशन में हो जाते हैं आई टाइम्स। आई क्या है? आई इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, आपको पता होगा। तो अगर आई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लें तो उस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग ये XA के बराबर है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में I इंटू एन ए अपॉन एन बी के बराबर दिखेगी। ठीक है ना? अब I की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिलेटिव लोवरिंग का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इससे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, ध्यान दे लेना कि उसमें सॉल्यूशन डाइल्यूटेड लिखा है तो हम अप्रोक्सीमेशन लेके प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है पॉइंट? और आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? आई जो है दिस इज वांट ऑफ फैक्टर, ये बताता है कि फाइनली नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पार्टिकल्स एडेड। तो आई फाइनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन
initial number of solute particle, this is called I, this is want of factor। और अगर देखोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फाइनल वैल्यू भी तो I टाइम्स C हो रही है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन इनिशियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसको मोलर मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं Mi बाई MF। Mi तो जो इनिशियल मोलर मास था सॉल्यूट का वो है, और MF क्या है, डिसोशिएशन या एसोसिएशन के बाद जो उसकी एवरेज वैल्यू आ रही है मोलर मास की, दैट इज MF। तो इस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? इस फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि भाई बताओ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नया कितना होगा जब हमने सॉल्यूट मिला दिया। कई बार डिक्रीज इन वेपर प्रेशर पूछ दिया जाता है, कई बार हमें डिक्रीज इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया होता है और सॉल्यूशन में मोलैलिटी पूछ दी जाती है सॉल्यूट की। तो घुमा फिरा के तुम्हें एक डेटा दिया होगा, दूसरा डेटा पूछा होगा। ठीक है, नाउ ये तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ सेकेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि भाई कोई लिक्विड है, तो लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वो टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और जनरली एक्सटर्नल प्रेशर हम 1 atm ही रखते हैं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की जनरल डेफिनेशन ऐसे भी कई बार दे दी जाती है कि वो टेम्परेचर किसी लिक्विड के लिए जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब जब मान लो वेपर दो लिक्विड है, एक का वेपर प्रेशर कम है और एक का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? भाई जब इनकी हीटिंग करोगे तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो आसानी से 1 atm या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम है उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा 1 atm या एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचाने के लिए। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब किसी लिक्विड के लिए अगर वेपर प्रेशर कम है तो बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब आते हैं पॉइंट पे कि भाई जैसे हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड है बी, मान लो पिछली बार की तरह ही, और इसमें हमने एक ए मिला दिया, ए है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो अगर वोलेटाइल लिक्विड है बी तो इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, और हमें पता है वोलेटाइल लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर में डिक्रीज होता है। अब वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ पी नॉट से पी, अभी हमने बात की थी, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन जो बना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जो प्योर लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये जो इंक्रीज है इसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जितना ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे वेपर प्रेशर में डिक्रीज उतना ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज भी उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे। ठीक है, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसकी वैल्यू आती है Kb इंटू मोलैलिटी। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? Kb इंटू मोलैलिटी।
Kb को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। Kb क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और m क्या है? m है मोलैलिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक। अब क्योंकि सॉल्यूट एसोसिएट डिसोसिएट कुछ भी हो सकता है, तो एक्चुअल वैल्यू अगर निकालनी है डेल्टा टीबी की, तो हमें पता है कि सॉल्यूट के जो भी मोल्स ऐड करेंगे वो एक्चुअल में कितने दिखेंगे, आई टाइम्स दिखेंगे कि नहीं। अभी हमने वांट ऑफ फैक्टर की बात की थी, और आई टाइम्स दिखेंगे तो ये वैल्यू भी आई टाइम्स हमें नजर आएगी। तो डेल्टा टीबी जो है दैट इज आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अच्छा, के बी जो है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब गिवन सॉल्वेंट में तुम कौन सा सॉल्यूट मिला रहे हो उससे केबी की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ओनली सॉल्वेंट पे। तो अगर सॉल्वेंट चेंज कर रहे हो सॉल्यूशन में तो केबी की वैल्यू चेंज होगी, और अगर सॉल्वेंट वही है, सॉल्यूट बदल रहे हो, तो केबी पे कोई फर्क नहीं आएगा। और जो केबी की वैल्यू है वो तुमको याद होगी, क्या थी? आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन एम। केबी की ये वैल्यू है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई एम। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, डेल्टा एच जो यहाँ लिखा है वो प्योर सॉल्वेंट की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, कि एक मोल सॉल्वेंट को वेपराइज करने के लिए कितनी एंथैल्पी रिक्वायर है। एम सॉल्वेंट का मोलर मास है, मतलब इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब सॉल्वेंट के। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे। अच्छा, डेल्टा एच जिस यूनिट में रखें, मान लो डेल्टा एच की वैल्यू कैलोरी में रख रहे हो तो आर भी यहाँ कैलोरी वाला ही डालेंगे। डेल्टा एच जूल में रख रहे हैं तो आर भी यहाँ जूल वाला ही डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा टीबी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर इसी चीज को हम ग्राफिकली चेक करें तो ग्राफिकली हम एक वाटर का फेज डायग्राम बना रहे हैं, इससे हम आइडिया ले सकते हैं। कि ये सपोज वाटर के लिए या किसी लिक्विड के लिए, किसी सॉल्वेंट के लिए फेज डायग्राम है। तो इसमें तुम्हें पता है कि ओ ए, ये वाला जो पार्ट है ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम को बताता है, और ये जो है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को बताता है, और ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम को। तो ग्राफ जो बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट उसकी वेपर के साथ जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है वो इस ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं। तो किसी टेम्परेचर पर अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना हो तो यहाँ से हम सॉल्वेंट के लिए, लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर चेक कर पाएंगे। अच्छा, अब मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट की ये वैल्यू है, बॉइलिंग पॉइंट की ये पर्टिकुलर वैल्यू है, और इस पर वेपर प्रेशर था एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, सपोज 1 atm है। अब जब हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे तो प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या 1 atm ही रहेगी। इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm से कम हो जाएगी। तो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अगर हम बॉइलिंग पॉइंट सेट करें तो वेपर प्रेशर की वैल्यू नॉर्मली जो आ रही थी उससे कम ही आएगी। इसका मतलब ये वाला ओए ग्राफ जो है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बता रहा है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है प्योर सॉल्वेंट में, उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ हमें इससे थोड़ा सा नीचे मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है वो सॉल्यूशन के लिए है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो अब जैसा इसे मार्क करते हैं कि पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था टीबी टेम्परेचर पे, टीबी टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो ये वेपर प्रेशर घट के इतनी वैल्यू आ गई। अब हमने सॉल्यूशन
को और हीट किया सो दैट कि वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़े, तो वापस से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें दिखा कि वेपर प्रेशर की वही सेम वैल्यू आ रही है। तो ये जो पॉइंट है ये नया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें दिख रहा है कि प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर की वही वैल्यू आ रही थी टीबी टेम्परेचर पे, लेकिन सॉल्यूशन के लिए वही वैल्यू आ रही है टीबी डैश टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टीबी डैश जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि टीबी है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। तो इसी डिफरेंस को हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जितना ज़्यादा मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उतनी ज़्यादा ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर। और निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर हम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी, डेल्टा टीबी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, टीबी डैश सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल मिलाओगे गिवन सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और यहाँ एक खास पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्यूशन के, जब हम बॉइलिंग पॉइंट पर हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में कौन कौन होता है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में कौन कौन मिलेगा हमें, इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट के लिक्विड वाले फेज और सॉल्वेंट के वेपर वाले फेज, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉइलिंग पॉइंट में इक्विलिब्रियम पर होंगे। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पर जाके रोक दें तो इक्विलिब्रियम हमें जो देखने को मिलेगी, सॉल्वेंट के लिक्विड फेज और सॉल्वेंट के गैस फेज के बीच इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसी के बिल्कुल सिमिलर अगली प्रॉपर्टी भी है, कैलकुलेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, ठीक है ना भाई। जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज होता है, इसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन साइड शिफ्ट हो जाता है। और ये जो डिक्रीज है फ्रीजिंग पॉइंट की, इसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज टी एफ माइनस टी एफ डैश, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ टी एफ डैश क्या है, टी एफ डैश है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला भी बिल्कुल सिमिलर है इसके लिए, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। यहाँ पे ध्यान देना के एफ क्या है, के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज सिमिलर वैल्यू आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मिलती जुलती वैल्यू है जैसी केबी की वैल्यू थी। आर तो गैस कांस्टेंट है, टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है सॉल्वेंट के लिए, मतलब एक मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट, और एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो के एफ सिमिलरली के बी के, ये दोनों ही डिपेंड करते हैं ओनली ऑन सॉल्वेंट नेचर, सॉल्यूट कौन सा मिलाया है इस पर इनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ये केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है पॉइंट। यहाँ एक खास पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का हम बॉइलिंग पॉइंट है वहां पर हमने वहां तक हीट किया, तो बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम किसके बीच रहती है, सॉल्वेंट के लिक्विड फेज और उसी के गैस फेज में। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम किसके बीच रहती है,
सॉल्वेंट के लिक्विड फेज और उसी के सॉलिड फेज के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है। सॉल्यूट नहीं इन्वॉल्व होता है इक्विलिब्रियम में। कौन कौन है इक्विलिब्रियम में? सॉल्वेंट का लिक्विड फेज और उसी का सॉलिड फेज। फ्रीजिंग पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। और मान लो अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करें तो क्या होगा? वेपर प्रेशर तो तुम्हें पता ही है डिक्रीज होगा। डेल्टा टी एफ की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन टी एफ डैश डिक्रीज होगा। टी एफ डैश क्या है भाई? टी एफ डैश है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ये वैल्यू डिक्रीज होगी। जबकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ाने से, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक पॉइंट आता है, अगर मान लो किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री है, क्वेश्चन बनते हैं इस पे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री है और उसको हम -2 डिग्री तक कूल कर दें तो क्या होगा? अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे तक कूल करते हैं किसी सॉल्यूशन को तो सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, और तब तक क्रिस्टलाइज होता है जब तक कि उस नए टेम्परेचर पर बचा हुआ सॉल्वेंट इस सॉलिड के साथ न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना कर ले। तो जब भी हम टेम्परेचर कूल करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले जाएंगे, तो सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज होगा और बचे हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी नजर आएगी तुम्हें फाइनली इक्विलिब्रियम पर कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये नया वाला टेम्परेचर हो। लाइक -1 पे था, हमने -2 तक हीट कर दिया, तो उतना सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज होके निकल जाएगा सॉल्यूशन से, जितने में अब बचे हुए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन तो बढ़ी, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री हो। यही सिमिलर बॉइलिंग वाला केस भी है कि मान लो 101 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट और तुमने 102 पे ले जाके छोड़ दिया, तो 102 पे अगर ले जाके छोड़ दिया तो सॉल्वेंट वेपराइज होके निकलने लगेगा और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये तब तक बढ़ेगी जब तक कि बचे हुए सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री ना आ जाए। क्लियर है पॉइंट? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब कि सीधा मोलैलिटी दी होगी, डेल्टा टी एफ पूछा होगा, ये दिया होगा, ये पूछा होगा, ठीक है ना? तो इनमें कुछ भी नहीं करना, बहुत पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और बहुत इजीली किए जा सकते हैं। नाउ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची है, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज आवर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से डिनोट करते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि मान लो हमने प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट किया, प्योर सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूशन से सेपरेट किया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा के, ठीक है? एक बीच में लगा दी कंटेनर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट किया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में खास बात यह है कि इसका पोर साइज रिलेटिवली छोटा होता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही क्रॉस करके निकल सकते हैं। अब जब प्योर सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं तो हमें ऑब्जर्व होता है कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट पार्टिकल क्रॉस होके किधर जा रहे हैं? सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का जो ट्रांसफर है सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब अगर मान लो कि हम सॉल्यूशन पर प्रेशर बढ़ाना शुरू करें, इधर की तरफ हम प्रेशर लगाएं, दबाएं इसको सॉल्यूशन को, तो प्रेशर अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये जो ट्रांसफर का रेट है ये क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे ये ट्रांसफर बंद हो जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर पे क्या होगा? ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो वो मिनिमम वैल्यू प्रेशर की
जिस पर ये ऑस्मोसिस बंद हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मिनिमम वैल्यू प्रेशर की जिस पे ऑस्मोसिस बंद हो जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगाते हैं तो भाई ऑस्मोसिस होता रहेगा, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो हमें क्या दिखेगा? तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफर नजर आने लगेगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर लिया तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफर नजर आने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है पॉइंट ये? अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई से डिनोट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं आई इंटू सी इंटू आर टी। ये भी इक्वेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। आई तो तुमको पता ही है, वांट ऑफ फैक्टर, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल और इनिशियल का रेशियो। सी है मोलैरिटी, आर गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ही रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा ये ऑस्मोटिक प्रेशर। पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो यही इक्वेशन यूज करोगे, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होते जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट, अब मान लो कि हमने दो सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, ये दो सॉल्यूशन लिए और हमें दिया है कि सी ए ग्रेटर देन सी बी। इसका मतलब सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन बी से। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्व होगा, बीच में हमने ये लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमें ऑब्जर्व होगा कि सॉल्वेंट का ट्रांसफर जो हो रहा है वो बी से ए की तरफ हो रहा है। सॉल्वेंट का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है? बी से ए की तरफ। तो ध्यान रखना कि जब भी दो सॉल्यूशन को हम एसपीएम से सेपरेट करेंगे तो हमेशा डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड की तरफ ट्रांसफर होता है। सॉल्वेंट पार्टिकल का ऑस्मोसिस हमें देखने को ऐसे मिलती है। अब कितना प्रेशर लगाएं, पहले किधर लगाएं? तो हमें दिख रहा है प्रेशर तो इधर लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इधर ही जा रहे हैं सॉल्वेंट पार्टिकल, उनका रेट कम करने के लिए प्रेशर हमें इधर लगाना पड़ेगा। कितना? तो ये दोनों के अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर का प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन ए पर, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर, तो ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ऐसे में जब दो सॉल्यूशन हमारे पास डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वाले होंगे तो अगर मान लो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर है देन बी, क्योंकि भाई ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गई, पाई ए ग्रेटर देन पाई बी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन ए को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। और बी को बोलते हैं हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक। और अगर कोई ऐसा केस मिले कि तुम्हें पाई ए पाई बी बराबर दिखे तो इनको दोनों सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये टर्म बहुत बार कैलकुलेशन में यूज होता है। हाइपरटोनिक हम हमेशा ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को बोलते हैं, हाइपोटोनिक कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को, और अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? बहुत बार आता है आइसोटोनिक वर्ड क्वेश्चन में, जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर के पूछे आते हैं। अब अगर मान लो इसी में हल्का सा एक सेटअप में चेंज करें, हमने इस तरह का सेटअप बनाया, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दी, इधर है सॉल्यूशन, इधर है सॉल्वेंट। अभी स्टार्टिंग में लिक्विड का लेवल बराबर ही है, दोनों में लिक्विड का लेवल बराबर है, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, वो अप्रोक्सीमेशन अपना चलेगा। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई। अब अगर हम फ्लो होने दें सॉल्वेंट को तो क्या होगा? ये जो ट्यूब लगाई कैपिलरी ट्यूब, इसमें लिक्विड का लेवल बढ़ना शुरू होगा। कैपिलरी ट्यूब जो लगाई लिक्विड का लेवल बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा।
अब बढ़ेगा तो इधर साइड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे जाके प्रोसेस ये क्या हो जाता है, बंद। अब ये लेवल का जो प्रेशर है, ठीक है ना, इसकी हाइट सपोज h है, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा रो जी एच। तो ये रो जी एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इतना प्रेशर आने पर क्या हो गई, ऑस्मोसिस बंद हो गई। तो ये रो जी एच जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। इस केस में कैपिलरी का वॉल्यूम निग्लिजिबल है, तो थोड़ा बहुत सॉल्वेंट ट्रांसफर होने से वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं आ रहा, निग्लिजिबल सा चेंज आ रहा है। और इसी को तुम लिख सकते हो I इंटू सी इंटू आर टी। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखोगे इस पॉइंट का। अब तो चीजें क्लियर हो गई भाई। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखा जाए तो लगभग 65% के आसपास क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं जो तुम्हारे पूछे जा रहे हैं जेईई मेन के पेपर में। क्लियर है पॉइंट? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोस्ट प्रोबेबल पार्ट है कि क्वेश्चन इसी पार्ट से हमें मिले। ठीक है बच्चों, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो मोस्ट प्रोबेबल पार्ट था, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक था, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी हम एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लेके आएंगे। तो ये पूरी सीरीज चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, सब में हमें सिमिलर टाइप का ट्रेंड देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल जो भी होगा किसी चैप्टर में पार्ट, जिससे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फटाफट आप कर लें जिसको, है ना, सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब उसको करके मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि नंबर फटाफट आए उस टॉपिक में। तो ये सारे पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ विदा लेते हैं। ओके, बाय।